कि कोई भी देश यहां से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल नहीं ले सकता है। आमतौर पर टोल सिर्फ एक कृत्रिम नहरों जैसे कि सुएज़ नहर से लिया जाता है, अगर आपने बनाई हो। प्राकृतिक जो समुद्री रास्ते से कभी नहीं लिया जाता, जो नेचुरल तौर पर बने हों। इसलिए ये मसला विवाद का बड़ा विषय हो सकता है और आगे इस पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि आप हर जहाज़ से अगर $20 लाख लोगे तो फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी और यो तेल की अगर कीमत बढ़ जाएगी तो फिर अलग तमाम जो देश हैं उनकी स्थिति पर भी असर पड़ेगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो क्या उठ रहा है? सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या यह टोल अमेरिकी युद्धपोत यानी कि नेवी के जहाज़ों पर भी लागू होगा या फिर नहीं होगा। अमेरिका के नौसेना का 5वां जो बेड़ा है बहरीन में, वो फारस की खाड़ी के अंदर आता है। यह बेड़ा बहुत बड़े समुद्री इलाके की जिम्मेदारी को संभालता है, जिसमें फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, लाल सागर और हिंद महासागर के कुछ हिस्से शामिल हैं। सिर्फ हॉर्मुज ही नहीं बल्कि ये सुएज़ नहर और बाब अल मंदेब जैसे अहम समुद्री रास्तों से भी जाता है और वहां पर नजर रखता है। ये सभी रास्ते दुनिया के तेल और व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। जानकारों के मुताबिक अगर जहाज़ों से टोल लिया जाता है तो इससे अमेरिका की सैन्य पहुंच पर सीधा असर पड़ेगा, इमेज पर असर पड़ेगा, साख पर असर पड़ेगा। मतलब कि अमेरिका के लिए इस इलाके में अपने जहाज़ चलाना मुश्किल हो सकता है। क्या अमेरिका इसके लिए तैयार होगा? ट्रंप शासन के कामकाज के तरीके को देखकर ऐसा नहीं लगता है। प्लान 10, क्षेत्रीय संघर्ष भी खत्म होना चाहिए। ये एक और पेच है जो बड़ा संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह पर जो हमले हैं वो हमले समेत क्षेत्रीय तनाव, रीजनल टेंशन खत्म करने की मांग इसमें शामिल की गई है। ये मांग पहले ही दिन खारिज हो चुकी है। इजराइल ने कुवैत में लोगों से इलाके को खाली करने की बात की थी। इजराइल ने यह साफ किया है कि सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है। हिजबुल्लाह के अलावा हमास को भी इजराइल निशाना बनाएगा और यमन के हूती विद्रोहियों को भी इजराइल लगातार निशाना बनाता है, निशाना बनाएगा और बनाता रहेगा। अपने सहयोगियों पर हमला ईरान को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि इस युद्ध में तीनों ने, जो 3H हैं, हिजबुल्लाह, हूती और हमास, तीनों ने ईरान का साथ दिया और इजराइल पर हमले किए। तो क्या इसे स्वीकार किया जाएगा? लगता नहीं है। एक और बड़ा पेच है। ईरान ने अमेरिका के साथ हुए युद्ध विराम के बाद ऐसी मांग रखी है जिनसे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी पर सवाल खड़े हो गए हैं। पहली मांग यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल लिया जाएगा, जिसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं। दूसरी मांग यह है कि अमेरिका अपनी सेना इस इलाके से हटा ले। ये दोनों व्यवहारिक बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरा सवाल यह है कि ईरान में यूरेनियम एनरिचमेंट पर क्या होगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर अमेरिका ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को स्वीकार करता है, यह असामान्य होगा, क्योंकि ट्रंप पहले ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने की बात कर चुके हैं और इसलिए उन्होंने ईरान पर हमला किया था। तो क्या यूरेनियम एनरिचमेंट को अमेरिका स्वीकार कर लेगा? ईरान के पास जो मौजूदा अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम है, वो यूरेनियम सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है। अमेरिका ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए सैन्य ऑपरेशन भी विचार कर रहा था, लेकिन इस पर कोई अंतिम फैसला हो नहीं पाया था। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान का यूरेनियम संभाल लिया जाएगा, नहीं तो मैं समझौता ही नहीं करता। ट्रंप ये कह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस दिशा में वो कदम क्या उठाएंगे। तो क्या यूरेनियम एनरिचमेंट का कार्यक्रम चलता रहेगा और ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बनाता रहेगा? क्योंकि अब तो दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पिएगा। अभी हमला कर दिया, ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया, तो इसकी क्या गारंटी है कि इजराइल और अमेरिका दोबारा कभी ईरान पर हमला नहीं करेंगे? और हमला करेंगे तो ईरान को तो अपने आप को सक्षम करके रहना है, तैयार करके रहना। तो अब तो वो बम बना के रहेगा, चाहे वो बता के बनाए या छुपा के बनाए। इस बात को गौर से समझिएगा। तो जो यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम है
उसका मॉनिटरिंग कैसे करेगा? जो इतना थोक के भाव में यूरेनियम रखा हुआ है जिससे परमाणु हथियार बनेंगे, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा ट्रंप साहब? ये तो बता दीजिए। अब हॉर्मुज की जो स्थिति है वो क्या है? जितनी भी शिपिंग कंपनियां हैं, शिपिंग कंपनियों की आवाजाही को लेकर अभी से सतर्कता बरती गई है। सीज फायर में कुछ राहत जरूर मिल सकती है। दुनिया की जो बड़ी शिपिंग कंपनी है या मर्स्क है, उसका बयान आया है कि कंपनी ने यह साफ किया है कि अभी हालत पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। किसी भी बड़े बदलाव से पहले हम स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि कुछ घंटों में या एक आध दिन में हॉर्मुज में जितने भी जहाज़ हैं वो जहाज़ धीरे धीरे अपने देशों के लिए रवाना होंगे। तो कम से कम उन तमाम देशों में जो तेल का संकट है, ऊर्जा का संकट है, उससे कुछ राहत मिलेगी। 2 हफ्ते की बात है, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन कम से कम जो हॉर्मुज में जहाज़ फंसे हुए हैं वो जहाज़ तो वहाँ से निकलें, उन तमाम देशों में पहुँचें। अब अमेरिका कहता है कि साहब मैं तो जीत गया, अमेरिका कहता है, लेकिन क्या वाकई अमेरिका जीत गया? अमेरिका में सीज फायर पर उत्साह बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। जीत को लेकर ऐसा कोई माहौल नहीं बना है। अमेरिका के सैनिकों की मौत हो गई है, अमेरिका के बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए हैं, ट्रंप की लोकप्रियता 17% घट गई है, देश में महंगाई बढ़ गई है, प्रोटेस्ट हुए तो अमेरिका को व्यावहारिक तौर पर लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है। ईरान को शर्तों का मानना अमेरिका के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखता है। जितनी भी शर्त बताई गई हैं तो आगे युद्ध का खतरा बना हुआ है। लेकिन जैसे ही सीज फायर की बात चली, बाजार खुश हो गए, पैसा बढ़ने लगा, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। आज तो चांदी और जो सोना है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पर भारी संकट हो सकता है। तो क्या ईरान जीत गया? ईरान में जीत का जश्न मनाया गया है, सरकार ने भी जीत का बड़ा ऐलान कर दिया है, लेकिन कई टॉप लीडर्स की जो मौत हुई है, 2000 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हुई है, ऐसे में बड़े पैमाने पर तबाही हो गई है। ईरान वास्तव में जंग को लेकर काफ़ी गुस्से में है, लेकिन अमेरिका से भयानक हमले का डर भी है। अमेरिका की शर्तों को मानने को लेकर पेच फंसा हुआ है। ऐसे में ईरान को बातचीत का रास्ता सही दिखा, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। तो ऐसा ईरान बता रहा है कि वो जीत गया। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इजराइल की स्थिति क्या है? क्या इजराइल जो चाहता था वो उसने हासिल कर लिया? जानकार ये मानते हैं कि युद्ध की सबसे बड़ी ज़रूरत इजराइल की थी, क्योंकि वो ईरान का परमाणु वजूद खत्म करना चाहता था, जिससे कि इजराइल को हमेशा खतरा था। ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो इजराइल के लिए बड़ा खतरा था। अमेरिका ने भी युद्ध में इजराइल का साथ दिया, केवल इसीलिए दिया, यह युद्ध मुख्य रूप से इजराइल का ही था। अमेरिका केवल उसके साथ खड़ा हो गया। ईरान के नुकसान से इजराइल को बढ़त मिली, लेकिन जंग में इजराइल का भी बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह, हुती को एक हद तक खत्म किया। युद्ध से ईरान भी काफ़ी हद तक कमज़ोर हुआ और पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। पूरे विश्व की जो तेल व्यवस्था है, ऊर्जा व्यवस्था है, वो चरमरा गई और उसका असर ये हुआ कि तमाम देशों का दबाव इन देशों पर, जिसमें ईरान, इजराइल और अमेरिका, उन तीनों पर पड़ा और इसलिए बात अभी फ़िलहाल 2 हफ्ते आगे बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में 6 अप्रैल तक की बात करें तो यहाँ पर 3721 मौत हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ कि इजराइल अमेरिका के हमले में और ईरान के हमले में कहाँ कहाँ कितनी मौतें हुई हैं, क्योंकि इन मौतों को भी समझना ज़रूरी है। आप सीज़ फायर तो हो गया, युद्ध खत्म भी हो जाएगा, हो सकता चालू हो, लेकिन जो जान चली गई इस हमले में उनका हिसाब किताब कौन देगा? अप्रैल तक के आंकड़े कहते हैं कि ईरान में 2076 लोग मारे गए, लेबनान में 1461 लोग मारे गए हैं, इराक में 109 लोग मारे गए हैं, सीरिया में 4 लोगों की मौत हुई और फिलिस्तीन में भी 4 लोगों की मौत हो गई है। इन मौतों का हिसाब कौन देगा? इनका जिम्मेदार कौन है? कभी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ये बता पाएंगे कि वो तो शांति की बात करते थे, वो वैश्विक शांति की बात करते थे, लेकिन उस शांति की बात करते करते उन्होंने इतनी जान ले ली, क्योंकि कहीं ना कहीं पहल उन्होंने की। और जिन मुद्दों को लेकर, जिन विषयों को लेकर यह हमला किया गया, क्या वो विषय खत्म हो गए? क्या वो उनकी बातें मान ली गई? मानी नहीं है। फिर इन मौतों का हिसाब कौन देगा? 2 हफ्ते का सीज फायर, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है। और समझिए.com में इसलिए मैंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको समझाया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।